हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 11th के ज्योग्राफी वाली जो बुक है उसके अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे, अपवाह तंत्र। देखिए, इस अपवाह तंत्र में हम नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं उनके बारे में, हम शब्दावली जो हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस पूरी क्लास को अंत तक देखिए। और देखने के बाद आपके यदि कोई क्वेश्चंस हैं तो उनको कमेंट जरूर करना। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। क्लास 11th का अगला जो चैप्टर है वह है अपवाह तंत्र, और हम ये जानेंगे अपवाह क्या होता है, अपवाह तंत्र किस तरह से होता है, कौन कौन सी नदियाँ भारत में पाई जाती हैं, कहाँ कहाँ पर बहती हैं, उनका जल ग्रहण क्षेत्र कितना है और कितनी लंबाई है, कहाँ पर अपना वो जल डालती हैं, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अपवाह क्या है। अपवाह है निश्चित वाहिकाओं के द्वारा हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। देखिए, यहाँ पर वाहिका शब्द का अर्थ ये है कि आप ऐसे देखिए कि निश्चित नालियाँ या बड़े गड्ढे या बड़ी, आप देखते हैं कि जैसे कोई नहर बना रहे हैं हम, तो एक रास्ता होता है, तो उस रास्ते को हम क्या बोलते हैं, वाहिका। तो जो नदियाँ हैं जिस रास्ते से होकर जाती हैं और जो बहाव क्षेत्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अपवाह बोलते हैं, और उन रास्तों को कहा जाता है वाहिका। तो अपवाह का अर्थ होता है निश्चित वाहिकाओं के द्वारा हो रहे जल प्रवाह को हम क्या कहते हैं, अपवाह कहते हैं। इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। जैसे कोई नदी होती है, मान लीजिए कोई नदी है, इस वाहिका से आ रही है, फिर इधर जा रही है, फिर इधर आ रही है, फिर इधर शाखा आ रही है, या फिर कोई शाखा इनमें से आकर मिल रही है, तो इस तरह से एक जाल निर्मित होता है और इस जाल को हम क्या बोलते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं। किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहाँ के भूवैज्ञानिक समयावधि, स्थलाकृति, ढाल, बहते जल की मात्रा और चट्टानों की प्रकृति, संरचना और बहाव की अवधि का परिणाम है। यानी कि आप देखते होंगे कि जो जल का बहाव होता है वो ऊंचाई से, ऊंचे स्थानों से नीचे स्थानों की ओर होता है, और समय के साथ अपवाह तंत्र ये बताता है कि कोई भी नदी जो है, कोई भी नहर जो है, या कोई भी जलराशि जो है, वह किस तरह से निर्मित हुई होगी, और वहाँ की भूवैज्ञानिक समय का जो है हम अध्ययन कर सकते हैं, चट्टानों की प्रकृति का अध्ययन कर सकते हैं, और उस अपवाह तंत्र का बहाव कितने समय से हो रहा है, इन सभी के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करें जल ग्रहण क्षेत्र। देखिए, एक नदी किसी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है जिसे जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। यानी कि कोई भी नदी है जहाँ से जल को बहाकर लाया जा रहा है, उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, जल ग्रहण क्षेत्र। अपवाह द्रोणी, आगे हम बात करें अपवाह द्रोणी के बारे में। तो अपवाह द्रोणी किसे कहते हैं कि एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। मैं बता रहा था अभी कि जो नालियाँ होती हैं, जो वाहिका होती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, द्रोणी बोलते हैं। तो वो जो मेन नदी है और उसकी सहायक नदियां हैं, जिन रास्तों से होकर गुजरती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अपवाह द्रोणी कहते हैं। अब हम बात करते हैं जल विभाजक क्या होता है। तो एक अपवाह द्रोणी को दूसरी अपवाह द्रोणी से अलग करने वाली सीमा को हम क्या कहते हैं, जल विभाजक कहते हैं। यानी एक अपवाह जो तंत्र है उसको और दूसरे अपवाह तंत्र को जो अलग करने वाली जो सीमा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, जल विभाजक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जल संभर क्या होता है। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, और जबकि छोटी नदियों नालों द्वारा अपवाह क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है। तो देखिए, जो बड़ी नदियां होती हैं जो अपना जल का अपवाह करती हैं उसको हम बोलते हैं नदी द्रोणी, और जो छोटे नाले होते हैं, छोटी नदियां होती हैं जो जल को प्रवाहित करती हैं जिन क्षेत्रों से, उसे हम क्या बोलते हैं, जल संभर कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि कितने प्रकार के अपवाह प्रतिरूप होते हैं। तो अपवाह प्रतिरूप मेनली 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के अपवाह प्रतिरूप होते हैं। कौन कौन से वो प्रकार हैं। पहला है वृक्षाकार प्रतिरूप। यह अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप होता है, उसे वृक्षाकार प्रतिरूप कहते हैं। जैसे उत्तरी मैदान की नदियाँ, तो जिस तरह से पेड़ होता है उसकी पेड़ की शाखाएं होती हैं, उसी तरह से इसका अपवाह प्रतिरूप होता है। तो उत्तरी मैदान में, भारत के जो उत्तरी मैदान की जो नदियां हैं, गंगा है, यमुना है, वो वृक्षाकार प्रतिरूप बनाती हैं। अगला है जालीनुमा प्रतिरूप। जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हों
एवं सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती हों तो उसे हम क्या बोलते हैं, जालीनुमा। देखिए जैसे मान लीजिए मुख्य नदियां एक दूसरे समानांतर हैं और इनकी सहायक नदियां हैं वो कैसे मिल रही हैं, एक दूसरे के कहाँ मिल रही हैं, समकोण पर मिल रही हैं, तो जालीनुमा संरचना बनती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जालीनुमा प्रतिरूप कहते हैं। अगला प्रतिरूप है अवकेंद्रीय प्रतिरूप। जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती हैं तो ऐसे अववाह प्रतिरूप को अवकेंद्रीय प्रतिरूप कहते हैं। तो यानी अलग अलग दिशाओं से जो नदियां हैं वो एक झील में या एक गड्ढे में अपना जल को डालती हैं, तो ऐसे अपवाह प्रतिरूप को अविकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। अरीय प्रतिरूप क्या होता है, जब नदियां किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं उसे अरीय प्रतिरूप कहते हैं। जैसे अमरकंटक, अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियां इस प्रतिरूप की अच्छी उदाहरण है। तो अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से जो नदियां निकल रही हैं उसे अरीय प्रतिरूप कहते हैं। और अरीय प्रतिरूप में क्या होता है कि जो पर्वत है उस पर्वत से जो नदियां निकल रही है वो किसी भी दिशा में जो जा रही है, फैलती हुई दिशा में जो जा रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अरीय प्रतिरूप कहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों जो अपवाह प्रतिरूप हैं वो कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं। पहला है वृक्षाकार प्रतिरूप, दूसरा है आपका जालीनुमा प्रतिरूप, तीसरा है अवकेंद्रीय प्रतिरूप और चौथा है अरीय प्रतिरूप। तो ये जो अपवाह प्रतिरूप है वो सामान्यतः भारत में जो नदियां हैं उनके द्वारा देखने को मिलते हैं। आगे हम बात करें कि भारतीय अपवाह तंत्र को अनेक आधारों पर विभाजित किया जा सकता है। समुद्र 2 समूहों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे अरब सागर का अपवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। तो देखिए जो नदियां अपने जल को अरब सागर में डालती हैं तो उस अपवाह तंत्र को कहा जाता है अरब सागर का अपवाह तंत्र, और जो नदियां अपने जल को प्रवाहित होकर अपने जल को बंगाल की खाड़ी में डालती हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग 77%, कितना, 77%, जिसमें माही, कृष्णा, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियां शामिल हैं, बंगाल की खाड़ी में जल को विसर्जित करती हैं। यानी कि बंगाल की खाड़ी का जो अपवाह तंत्र है उसका जो प्रतिशत है वो कितना है, 77% है। और जबकि 23% जिसमें सिंधु, माही, पेरियार, नर्मदा, ताप्ती नदियां हैं, यह अपने जल को किसमें डालती हैं, अरब सागर में डालती हैं। तो अरब सागर का जो अपवाह तंत्र है वो कितना है, 23% है, जबकि बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कितना है, 77% है। तो ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से आप इसको याद रखें। चलिए भारतीय नदियों का वर्गीकरण देखते हैं। भारतीय नदियों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय की नदी में सिंधु नदी तंत्र पाया जाता है, गंगा नदी तंत्र पाया जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पाया जाता है। तो हिमालय की जो नदियों में 3 नदी तंत्र मिलते हैं मुख्य रूप से, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब हम बात करें प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। तो प्रायद्वीपीय नदी में महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी और नर्मदा नदी और तापी या ताप्ती नदी को सम्मिलित किया जाता है। प्रायद्वीपीय नदी में कौन कौन सी आती हैं, महानदी आती है, गोदावरी नदी आती है, कृष्णा नदी आती है, कावेरी नदी आती है, नर्मदा नदी आती है और ताप्ती नदी को प्रायद्वीपीय नदियों में शामिल किया जाता है। अगले पॉइंट के बारे में बात करें, जल संभर क्षेत्र के आकार के अंतर्गत भारतीय अपवाह द्रोणियों को 3 भागों में बांटा जाता है। तो भारतीय अपवाह द्रोणियों को कितने भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है। पहला, प्रमुख नदी द्रोणी, जिनका अपवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। इसमें 14 नदी द्रोणियां शामिल हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, साबरमती और बराक। यानी कि पहला जो विभाजन है वह है प्रमुख नदी द्रोणी। प्रमुख नदी द्रोणी किसे कहते हैं, ऐसी नदी जिनका अपवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर है और इसमें कितनी नदियां आती हैं, 14 नदी द्रोणी आती हैं। उन 14 नदियों में कौन कौन से हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, साबरमती और बराक। दूसरा प्रकार है लघु नदी द्रोणी, यानी जिनका अपवाह क्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर से कम है। कितना है, 2000 वर्ग किलोमीटर से कम है, उन्हें लघु नदी द्रोणी कहते हैं। इसमें न्यून वर्षा के क्षेत्रों में बहने वाली बहुत सी नदियां इसमें शामिल हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रमुख नदी द्रोणी किसे कहा जाता है और लघु नदी द्रोणी किसे कहा जाता है। प्रमुख नदी द्रोणी उसे कहते हैं जिसका अपवाह क्षेत्र, अपवाह तंत्र क्षेत्र जो है वो 20,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। लघु नदी द्रोणी उसे कहा जाता है जिसका अपवाह क्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर से कम है। अब हम बात करें मध्यम नदी द्रोणी।
मध्यम नदी द्रोणी जिसका अफवाह क्षेत्र 2000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर के बीच में है। इसमें सबसे ज़्यादा नदियाँ आती हैं, 44 नदियाँ आती हैं और उन नदियों में पेरियार है, मेघना है, कालिंदी नदी इसमें शामिल है। तो मध्यम नदी द्रोणी का जो अपवाह क्षेत्र है वो 2000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर के बीच है और इसमें 44 नदियाँ आती हैं। इन नदियों में पेरियार, मेघना और कालिंदी प्रमुख नदियाँ हैं। अगला पॉइंट है, विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र नदी द्रोणी सिंधु नदी तंत्र है। इसका क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। भारत में इसका क्षेत्रफल 3,21,289 वर्ग किलोमीटर है। यानी सिंधु नदी का जो क्षेत्रफल है वह 3,21,289 वर्ग किलोमीटर है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2,880 किलोमीटर है और भारत में इसकी कुल लंबाई 1,114 किलोमीटर है। तो ये इम्पोर्टेंट है। कुल लंबाई सामान्यतः नदियों से संबंधित पूछी जाती है कि सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है। 2880 यानी 2,880 किलोमीटर सिंधु नदी की कुल लंबाई है और भारत में सिंधु नदी की जो कुल लंबाई है वह है 1,114 किलोमीटर, 1,114 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत में इसका जो क्षेत्रफल है वह 3,21,289 वर्ग किलोमीटर है। इम्पोर्टेंट बात है, झेलम जो सिंधु नदी की आवश्यक सहायक नदी है, कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पांजाल गिरिपद में स्थित बैरीनाग झरने से निकलती है। तो झेलम नदी कहाँ से निकलती है? कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पांजाल गिरिपद में बैरीनाग झरने से निकलती है। चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ध्यान देना, अगर आपसे पूछा जाए सिंधु नदी तंत्र में सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चेनाब है। और चेनाब नदी यह चंद्रा व भागा दो सरिताओं के मिलने से बनती है। ये सरिताएं हिमाचल प्रदेश के केलोंग के निकट तांडी में आपस में मिलती हैं, इसीलिए इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है, सतलज नदी मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है। यह नदी भारत में प्रवेश करने से पूर्व 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समानांतर बहती है और रोपड़ में एक महाखड्ड से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है? रोपड़ में महाखड्ड से निकलती है। और सिंधु नदी मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है और यह नदी कहाँ है? भारत में प्रवेश करने से पूर्व 400 किलोमीटर क्या है? सिंधु नदी के समानांतर बहती है और रोपड़ में एक महाखड्ड में जाके ये क्या है? मिल जाती है। आगे हम बात करें गंगा नदी तंत्र के बारे में। देखिए, गंगा नदी तंत्र उत्तरांचल राज्य के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री के निकट गौमुख हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। तो उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री के निकट गौमुख जो हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यहाँ यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। तो कहाँ पर? उत्तरकाशी जिले में किस नाम से जानी जाती है गंगा? भागीरथी के नाम से। देवप्रयाग में, कहाँ पर? ध्यान दीजिए, देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। इसके पश्चात गंगा कहलाती है। तो देवप्रयाग में ये भागीरथी कहाँ से किसके साथ मिलती है? अलकनंदा के साथ मिलती है और इसके पश्चात इसे क्या कहा जाता है? गंगा कहा जाता है। अलकनंदा नदी का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतीपथ हिमनद है। तो बद्रीनाथ के ऊपर जो सतीपथ जो बर्फ है, बर्फ का जो पहाड़ है, हिमनद है, वहाँ से क्या निकलती है? अलकनंदा नदी निकलती है और देवप्रयाग में भागीरथी नदी के साथ मिलकर यह गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है, यह अलकनंदा धौली एवं विष्णुगंगा धाराओं से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी होती है? धौली और विष्णुगंगा धाराओं से मिलकर बनी है, जो जोशीमठ या विष्णुप्रयाग में मिलती हैं। और अलकनंदा की अन्य सहायक नदी है पिंडार, जो इससे कर्णप्रयाग से मिलती है, जबकि मंदाकिनी या काली गंगा इसे रुद्रप्रयाग में मिलती है। तो ध्यान दीजिए, अलकनंदा नदी के बारे में हम बात करें तो अलकनंदा नदी धौली और विष्णुगंगा धाराओं से मिलती है। ये धौली और विष्णुगंगा जो धाराएं हैं ये कहाँ पर मिलती हैं? ये विष्णुप्रयाग या जोशीमठ में मिलती हैं। अलकनंदा की अन्य सहायक नदी कौन सी है? पिंडार है, जो इसमें कहाँ पर मिलती है? कर्णप्रयाग में। जबकि मंदाकिनी या काली गंगा ये कहाँ पर मिलती हैं? रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। आगे हम बात करें, गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह उत्तरांचल में 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर तक का मार्ग तय करती है। तो टोटल लंबाई गंगा नदी की कितनी है? 2525 किलोमीटर है। उत्तरांचल में या उत्तराखंड में 110 किलोमीटर चलती है
उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर चलती है, बिहार में 445 किलोमीटर चलती है और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर का मार्ग तय करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, गंगा द्रोणी केवल भारत में 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। गंगा द्रोणी भारत का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सा है, तो वह सिंधु नदी तंत्र है। और यदि भारत के बारे में पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सा है, तो वह है गंगा का जो अफवाह तंत्र है वह भारत का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। ये 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। देखिए, गंगा में सोन नदी इसके दाहिने किनारे पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है और बाएं तट पर मिलने वाली आवश्यक सहायक नदी है रामगंगा, कोसी और महानंदा। तो सोन नदी क्या है, दाएं किनारे से मिलती है और बाएं किनारे से मिलती है आपकी रामगंगा, कोसी और महानंदा। नेक्स्ट पॉइंट है, गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना। कौन सी है, यमुना। इसका स्रोत यमुनोत्री हिमनद है जो हिमालय में बंदरपूछ श्रेणी की पश्चिम ढाल पर 6316 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। तो यमुना नदी हिमालय में बंदरपूछ श्रेणी से निकलती है और प्रयाग में इसका गंगा से क्या होता है, संगम होता है। तो देखिए, आपने सुना होगा कि प्रयाग में 3 नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। तो प्रयाग में यमुना नदी गंगा से मिलती है। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, केन इसके दाहिने तट पर मिलती हैं। तो यमुना नदी के दाहिने तट पर कौन सी मिलती हैं, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। जबकि रिंद, सेंगर, वरुणा, हिंडन ये नदियां बाएं तट पर मिलती हैं। तो यमुना नदी में बाएं तट पर मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, रिंद, सेंगर, वरुणा और हिंडन जो नदियां हैं वो यमुना नदी में बाएं तट पर मिलती हैं। अब देखिए, चंबल नदी के बारे में बात करें। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट से निकलती है। उत्तरमुखी होकर एक महाखड्ड से बहती हुई राजस्थान में कोटा पहुंचती है और इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। कोटा में कौन सा बांध है, गांधी सागर बांध बनाया गया है। कोटा से यह बूंदी, सवाईमाधोपुर, धौलपुर होती हुई यमुना नदी में मिल जाती है। गंडक नदी के बारे में बात करें। गंडक नदी 2 धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनी है। किससे मिलकर बनी है, काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनी है। और यह नेपाल हिमालय में धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के मध्य से निकलती है। कहाँ से निकलती है, धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के मध्य से निकलती है। अगला पॉइंट है, छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे पर दामोदर नदी बहती है। कौन सी नदी, दामोदर नदी बहती है एवं भ्रंश घाटी से होते हुए हुगली नदी में गिरती है और बराकर इसकी मुख्य सहायक नदी है। तो बराकर किसकी सहायक नदी है, दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है। कभी बंगाल का शोक कही जाने वाली इस नदी को दामोदर घाटी कॉरपोरेशन नामक एक बहु परियोजना ने वश में कर लिया है। तो दामोदर नदी पर कौन सी है, दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना संचालित है जिससे हम बिजली का उत्पादन करते हैं। तो अब ये लाभदायक हो गई है, ना कि अब ये बंगाल का शोक कही जाती है। तो इस तरह से दोस्तों हमने जो हमारा एनसीईआरटी का जो अफवाह तंत्र वाला जो चैप्टर था उसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको फास्टली हमने रिवाइज किया। आशा करता हूं कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता तो इस क्लास को आप दोबारा देख सकते हो। और आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार हैं इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। देखिए, ज्योग्राफी पढ़ने का जो वास्तविक तरीका है वो तो मैप के द्वारा ही पढ़ना होता है, लेकिन अगर फास्टली आप समझना चाहते हो और अपने दिमाग में यदि मैप को आप इमेजिन करके या फिर मैप को सामने रखकर यदि आप इस क्लास को लोगे तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगी। और एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी परीक्षा पूछे जाते हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, लेक्चरर एग्जाम है, टीजीटी है, पीजीटी है, रीट एग्जाम है, एसएससी एग्जाम है, पुलिस एग्जाम है या फिर कोई से भी आरओ एग्जाम है, कोई सी भी जीके संबंधित एग्जाम है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इंडियन ज्योग्राफी में। तो इंडियन ज्योग्राफी का जो अफवाह तंत्र वाला चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर को आप सभी अध्ययन करें और आशा करता हूँ कि हमारे साथ जुड़कर आपको टाइम टू टाइम आपकी जो क्लासेस अपडेट हैं वो मिलती रहती हैं और आपकी तैयारी कैसी स्ट्रांग हो रही है और आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हमारा जो प्रयास है वो आपको कैसा लग रहा है ये हमें ज़रूर शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।